यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने समास के भेद, समास की परिभाषा, सामासिक पद, समस्त पद आदि के बारे में पढ़ा। समास के भेदों में से अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ा। आज समास के भेदों में से दूसरा भेद तत्पुरुष समास क्या होता है ये पढ़ा जाएगा। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अगर हम ये जानना चाहेंगे तत्पुरुष समास क्या है, परिभाषा इसकी क्या है, तो हम पहली बात इसमें पहला बिंदु इसका उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरी बात, दोनों पदों के बीच से कारक चिन्ह का लोप। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा की जा सकती है जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच से दोनों पदों का आशय है पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों पदों अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद के बीच से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो तत्पुरुष समास होता है। आशय ये है कि कोई सामासिक पद हो और वो सामासिक पद दोनों पदों के बीच से कारक चिन्ह के लोप होने के कारण बना हो तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ध्यान दें, कारक चिन्ह होते कौन हैं? कारक पिछली वीडियो क्लास 5 और क्लास 6 वीडियो में आपको कारक के बारे में बताया गया था। आप डिस्क्रिप्शन से कारक का टॉपिक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कारक क्या होता है। संक्षेप में हम आपको बताते हैं कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। कारक पहला है कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। दूसरा कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। तीसरा करण कारक, इसका चिन्ह है से या द्वारा। चौथा है संप्रदान, इसका चिन्ह है के लिए। पांचवा है अपादान, चिन्ह से। छठवां है संबंध, इसका चिन्ह का, की, के। सातवां अधिकरण, इसमें में और पर। और आठवां संबोधन कारक, इसका के, अरे, ये ये कारक और उसके चिन्ह लिख दिए गए। दोनों पदों के बीच से कारक चिन्ह का लोप हो अर्थात इन्हीं चिन्हों का लोप हो। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से कारक हैं जिनके चिन्हों का लोप होता है, तो वो कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारक हैं। इन्हीं चिन्हों का लोप होता है, इन कारकों के ही चिन्हों का लोप होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक, इनके चिन्हों का लोप नहीं होता। इनके चिन्हों का लोप नहीं होता अर्थात कुल 6 कारकों के चिन्हों का लोप होता है। किसी भी उदाहरण में
तत्पुरुष समास के किसी भी उदाहरण में आपको कर्ता कारक के चिन्ह ने का लोप नहीं मिलेगा, संबोधन कारक के चिन्ह हे अरे का लोप नहीं मिलेगा, अर्थात लोप कारक चिन्हों का केवल इन 6 कारकों के चिन्हों का लोप होता है। इसलिए कारक के चिन्हों के लोप के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष, दूसरा गण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान। ध्यान दें, अगर दोनों पदों के बीच से कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हुआ होगा तो उस सामासिक पद में कर्म तत्पुरुष होगा। अगर दोनों पदों के बीच से या द्वारा को लोप हुआ होगा तो कर्म तत्पुरुष होगा। इसी तरीके से अगर का की के का लोप हुआ होगा संबंध तत्पुरुष होगा। एक उदाहरण से समझें, जैसे लिखा गया है राजा का पुत्र, ये बराबर होता है राजपुत्र। ध्यान दें, ये 1 2 3 शब्द, इनको संक्षिप्त करके एक शब्द राजपुत्र बनाया गया। किसका लोप किया गया? का कौन से कारक का चिन्ह है? संबंध कारक। ये का संबंध कारक के चिन्ह का लोप हुआ, अर्थात राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। चलिए ठीक है। अगर अगला प्रश्न कर दिया जाए कि अगर तत्पुरुष है तो कौन सा तत्पुरुष है, तो उत्तर क्या होगा? क्योंकि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए इसमें संबंध तत्पुरुष होगा। संबंध तत्पुरुष। राजा का पुत्र, इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। एक बार फिर से देख लें, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस सामासिक पद के दोनों पदों के बीच से कारक चिन्ह का लोप हो गया हो और उसका उत्तर पद प्रधान हो, ऐसे सामासिक पद में तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह का लोप, कितने कारक चिन्हों का लोप होता है? 6 कारक चिन्हों का लोप होता है। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए? तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए। जिस कारक चिन्ह का लोप होगा उस सामासिक पद में उसी प्रकार का तत्पुरुष समास होगा। अब ये पूछा जाए कि तत्पुरुष के भेद का आधार क्या है, तो आप स्पष्ट आंसर दे सकते हैं कि तत्पुरुष के भेद का आधार कारक चिन्ह है, अर्थात जिस कारक चिन्ह का लोप उसमें उसी प्रकार का तत्पुरुष समास। ध्यान दो। तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष के 6 भेद। कौन कौन? पहला कर्म तत्पुरुष, और इसी कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि कर्म जो होता है वो द्वितीय विभक्त होता है। द्वितीय तत्पुरुष कब द्वितीय तत्पुरुष होगा? जब कर्म की कारक की विभक्ति को का लोप होगा। इसी तरीके से कर्म तत्पुरुष, इसे तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। कब तृतीय तत्पुरुष होगा? जब कर्ण कारक की विभक्ति से का लोप होगा। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष कब होगा? जब संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होगा। इसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। के लिए का लोप हो जाए, के लिए का लोप हो जाए। चौथा अपादान, इसे पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें से का लोप हो जाए।
पांचवा संबंध कारक, षष्ठी तत्पुरुष का एकालोप, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक की विभक्ति, ये सप्तमी है। अधिकरण कारक की विभक्ति में परकालोप, ये तत्पुरुष के 6 भेद हैं। अब ध्यान दें कैसे हम पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, जैसे एक उदाहरण से समझें। उदाहरण से समझें। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला किसका लोप हो रहा है? को। इसका कहते क्या है? गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला 4 शब्द, इसको संक्षिप्त करके एक शब्द गगन चुंबी बनाया गया। किसका लोप हुआ? को का लोप हुआ। को का लोप होने पर कौन सा तत्पुरुष समास होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। हम ये कह सकते हैं इसमें कर्म तत्पुरुष। इसी तरीके से अगर लिखा गया हो हस्त लिखित, हस्त से लिखित, ये हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा। हस्त लिखित किसका लोप हुआ? से का लोप हुआ। अब ध्यान दें, से 2 कारकों का चिन्ह है, से और से। कर्ण का, अपादान का। कर्ण कारक में आप पढ़ चुके हैं कि कर्ण कारक तब होता है जब माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ हो जो वस्तु, वो कर्ण कारक होता है। अब देखिए, लिखने में हस्त एक माध्यम है, हस्त से लिखित यानी जुड़ाव की स्थिति प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्ण तत्पुरुष। और जब अलगाव होता है, अपादान, जैसे जल से ही, ये हो जाएगा जलहीन। अब देखिए, जल का अलगाव हो रहा है, जल से ही अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा? से का लोप हो रहा है, लेकिन इसमें अपादान तत्पुरुष होगा। इसी तरीके से हम इन कारकों के चिन्हों के आधार पर इसे समझ लेते हैं। एक और उदाहरण देखिए। शिव का आलय, का लोप कर दिया जाए, ये बनेगा शिवालय। का सप्तमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष होगा, यानी संबंध तत्पुरुष होगा। यहां हम लिखेंगे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष है। अगर ये लिखा जाए रसोई के लिए घर, के लिए का लोप हो जाएगा और ये शब्द बनेगा रसोई घर। अब रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा? के लिए का लोप हो तो संप्रदान तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष होगा। इस तरीके से तत्पुरुष और उसके भेद होते हैं। आगे अगला समास हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है कर्मधारय समास।
कर्मधारय दो बातें इसमें, पहला उत्तर पद प्रधान, दूसरा दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध। जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसमें कर्मधारय समास होता है। कहने का मतलब अगर हम विशेषण विशेष समझ जाएं या उपमान उपमेय समझ जाएं तो हमें कर्मधारय समास समझ में आ जाएगा। देखिए विशेषण, विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। वाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा, काला, मोटा, चौड़ा आदि। विशेष क्या होता है? संज्ञा के द्वारा, सॉरी विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, ध्यान दें। जैसे उदाहरण के स्वरूप, उदाहरण के तौर पर देखें, मोहन चालाक है। कौन से शब्द से विशेषता बताई जा रही है? चालाक से। और विशेषता बताई जा रही है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, ये इसी से विशेषता बताई जा रही है चालाक शब्द से। ये विशेषण, ये विशेषण है। और ये क्या हो जाएगा? विशेष। क्यों? क्योंकि कहा गया जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, अर्थात चालाक शब्द से किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है? मोहन की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए मोहन विशेष होगा। विशेषण जिस शब्द से विशेषता बताई जाए और विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। विशेषण विशेष इस तरीके से हो गए। अब हमें समझना है उपमान उपमेय क्या है। उपमान उपमेय, उपमान किसी विशेषण की लोक प्रचलित उपमा, विशेषण की लोक प्रचलित उपमा उपमान है। जैसे मूर्ख एक विशेषण है और इस शब्द से, मूर्ख शब्द से जिसकी विशेषता बताई जाएगी, मूर्ख शब्द की जो उपमा होगी वो उपमान कहलाएगा। जैसे मूर्ख की उपमा होती है बैल, उल्लू, ये उसकी उपमा है मूर्ख होने की, तो वो उपमान कहलाएंगे। अर्थात उल्लू या बैल ये उपमान है। ठीक है। उपमेय,
उपमान के द्वारा जिस शब्द की उपमा दी जाती है वह उपमेय है। उपमान के द्वारा जिस शब्द की उपमा दी जाती है वह उपमेय है। जैसे एक उदाहरण से, मोहन गधा है। गधा यह विशेषता नहीं बल्कि विशेषता की यानी विशेषण की लोक प्रचलित उपमा है। यानी ये बेवकूफ होने, मूर्ख होने की उपमा है, तो ये उपमान होगा। और उपमान के द्वारा जिसकी उपमा दी जाएगी वो उपमेय होगा। ये इसका उपमेय है। उपमान उपमेय, करेक्ट। अब हम आते हैं एक उदाहरण से कैसे समझें। ध्यान दें, एक उदाहरण हमने लिखा, मोहन मूर्ख है। मूर्ख सामान्य रूप से उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विशेषण है। और विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष है। विशेषण विशेष से आया, ये विशेषण है, ये विशेष है। लेकिन अगर हम ये लिखें कि मोहन गधा है, तो ये गधा शब्द ये मूर्ख होने की उपमा है। इसलिए गधा ये विशेषण नहीं बल्कि उपमान होगा। उपमान। और मोहन क्या होगा? उपमेय। यानी ध्यान देना है, ये मोहन विशेष है और मोहन उपमेय है। अर्थात अगर विशेषण के साथ जो संज्ञा या सर्वनाम आएगा तो विशेष कहलाएगा, और वही शब्द जब उपमान के साथ आएगा उपमेय कहलाएगा। अर्थात विशेष और उपमेय एक होते हैं। वो विशेषण के साथ आए तो विशेष कहलाता है, उपमान के साथ आए उपमेय कहलाता है। उदाहरण से इसका कर्मधारय समास का उदाहरण देखिए। नील कमल। किसे कहते हैं? नीले रंग का कमल। नीले रंग का कमल। ध्यान दें, इस सामासिक पद में नील कमल में किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की वो कैसा है? नीला। कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, और नीला इस प्रकार से विशेषण होगा, और कमल जो होगा वो विशेष होगा। हमने क्या कहा था कि दोनों उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है। अब देखिए, नील कमल में विशेषण विशेष का संबंध आया, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास होगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखिए। कमल नयन। किसी के आंखें सुंदर है, नयन सुंदर है, और सुंदर होने की लोक प्रचलित उपमा कमल होती है। जब कोई चीज सुंदर होती है तो उसे कमल के समान बताया जाता है। तो ये कमल ये लोक प्रचलित उपमा है, इसलिए ये उपमान होगा। उपमान होगा, और नयन जो होगा वो उपमेय होगा। उपमेय होगा, इसमें उपमेय उपमान का संबंध आ गया, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण लें। महापुरुष। दो पद हैं, एक महा और दूसरा पुरुष। पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, तो कैसा पुरुष है? महान पुरुष है। पुरुष के द्वारा
महान के द्वारा पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, यानी यह विशेषण है, विशेषण है और ये विशेष है। विशेषण विशेष का संबंध है, इसलिए इसमें महापुरुष में कर्मधारय समास होगा। आज की वीडियो में हमने दो समास के बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में और कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा। तत्पुरुष समास कब होता है? जब दोनों पदों के बीच से कारक चिन्ह का लोप हो, उत्तर पद प्रधान हो। कौन से कारकों का लोप होगा? तो कर्ता कारक को और संबोधन कारक को छोड़ करके 8 कारकों में से 6 कारक का लोप होता है और इसी आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्मधारय समास जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है, तो उसमें कर्मधारय समास होता है। विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। उपमान क्या होता है? उसी विशेषण, कोई विशेषण हो उसे सीधे ना लिख करके उसकी कोई लोक प्रचलित उपमा रखी गई हो तो उपमान कहलाएगा और उपमान के द्वारा जिस शब्द की उपमा दी गई होगी उपमेय होगा, जैसा कि उदाहरण में आपने देखा। इसके पहले आपको इस वीडियो के पहले यानी तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, इस वीडियो के पहले आपको समास की परिभाषा, समास के भेद और अव्ययी भाव, समास के भेदों में से अव्ययी भाव बताया गया था। वो आपको पिछली वीडियो में मिलेगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई होगी। जिसको भी पिछली वीडियो अर्थात इसके पहले की वीडियो देखना हो वो डिस्क्रिप्शन के से लिंक को ओपन करके पहली वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपका आज तक का कोर्स पूरा हो सके। कल यानी आने वाली वीडियो में हम तत्पुरुष समास को पूरा बता देंगे। यानी अब हमारे पास बचे हुए हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जो भी आप बनी वो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।